तो बच्चों कैसे हो तुम सब? उम्मीद करती हूँ मज़े में होगी। भाई मैं भी बहुत मज़े में हूँ एंड इसी के साथ-साथ जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ एक सिलेबस ओवरव्यू मैं तुम्हें बताऊँगी कि जो सिलेबस ओवरव्यू है, वो मैं तुमको दूँगी। तुम्हारे आरबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का, ठीक है? तो आज अपन वही करने वाले हैं सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है? तो सिलेबस ओवरव्यू भी क्या है कि है ना जो तुम्हारे सिलेबस में कुछ ख़ास अगर मैं चेंजेस का बोलूँ कि मैम कैसे चेंजेस आए हैं, तो ऐसे मैं कहूँ तो ज़्यादा ख़ास चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस। सबसे ज़्यादा चेंज अगर सिलेबस में आया है किसी तो वो इंग्लिश का है। इंग्लिश के बाद तुम्हारे सिलेबस में चेंज है हिंदी और हिंदी के बाद मैथ्स। उसमें भी बहुत हल्का-फुल्का चेंज है। मैथ्स के अंदर तो सिर्फ़ नंबर्स का थोड़ा एक्सचेंज किया गया है कि जैसे कि पहले कोई चैप्टर 4 नंबर का हुआ करता था, उसको 5 नंबर का कर दिया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फुल टू सिलेबस ओवरव्यू लाई हूँ, ठीक है? इसके अंदर अपन है ना हिंदी को, इंग्लिश को इनको स्पेसिफिकली थोड़ा डीप में डिटेल के साथ मैं तुमको बताऊँगी कि क्या चीज़ चेंज हुई है और क्या पहले थी, क्या पहले नहीं थी, वो सब मैं तुमको बताऊँगी। जैसे कि तुम सब जानते हो हर 5 साल में सिलेबस चेंज हुआ है एंड खुद को ये तुम्हारी बदकिस्मती समझो या खुशनसीबी समझो, तुम वो 5वें साल के बच्चे हो जिसमें सिलेबस वापस चेंज होना था, ठीक है? मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो ऐड हुई है, कई सारी चीज़ें हैं जिनको स्किप कर दिया गया। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड सिलेबस ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। तो देखो अभी अपन हिंदी का सिलेबस सबसे पहले खोला है। हिंदी के अंदर क्या है? हिंदी के अंदर अपना है सबसे पहला चीज़ तो कि हर चीज़ तो रिमेन सेम ही है। इसको तुम देखोगे, इस बॉक्स को देखोगे, इस बॉक्स के अंदर तुमको दिख रहा है कि अपठित अरे यार, इस बॉक्स के अंदर तुमको दिख रहा है अपठित बोध 12 नंबर का है, रचना है 14 नंबर की, व्यवहारिक व्याकरण 10 नंबर की। तो देखो ये सब तो रिमेन सेम है कि इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। अब अगर जैसे मैं नीचे चलती जाऊँ तो चेंजेस कहाँ तुमको दिखेंगे? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हाँ इधर, यहाँ पे। ये जो अब तुम पाठ्य पुस्तक पे आ जाते हो ना, चाहे ये तुम क्षितिजा की बात कर लो, ये पूरक पुस्तक क्षितिजा की बात कर लो, या फिर तुम बाद में पूरक पुस्तक कृतिका की बात कर लो। इसके अंदर सिर्फ इतना मानो कि भाई जो क्षितिजा है, क्षितिजा के अकेले के अंदर पहले जहाँ सप्रसंग व्याख्या तुम्हारे नहीं आती थी, उन सप्रसंग व्याख्याओं को जोड़ दिया गया, ठीक है? सप्रसंग व्याख्याओं को जोड़ने के अलावा इसके अंदर क्या किया गया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, पहले तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे कि दीर्घ क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे। लॉन्ग क्वेश्चंस की जगह किसने ले ली कि गद्यांश और पद्यांश तुम बच्चों को देंगे कि भाई ये ना एक गद्यांश दे देंगे, उससे संबंधित तुमको प्रश्न करने, ठीक है? इसके अलावा एक रचनाकार का, लेखक का तुमको परिचय भी, जीवन परिचय आता ही है, हमेशा 3 नंबर का होगा ये, ठीक है? गद्यांश और पद्यांश 12-12 नंबर के होंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ तुम्हारे इसके अलावा अगर कोई चीज़ तुम्हारे चेंज हुई है, वो सिर्फ़ इतनी है कि भाई जो गद्यांश और पद्यांश है, इसके लिए तुम्हें सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसको तुम्हारे दीर्घात्मक प्रश्न बना दिया गया, ठीक है? अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न पहले ये जो सब होता था, उन सबको हटा दिया गया। तो उम्मीद करती हूँ इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। ये ही सबसे बड़ा इसके अंदर चेंज हुआ है हिंदी वाले सिलेबस में। अब आते हैं इंग्लिश वाला सिलेबस। इंग्लिश वाला सिलेबस फुली चेंज्ड है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्पेशली चेंज की गई है, स्पेशली डाली गई है ताकि तुम्हारी क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स को मजबूत किया जा सके, ठीक है? इसमें सबसे पहला जो तुम्हारा सिलेबस देखो तो पहले तो तुम्हारा सिलेबस बहुत सिंपल सा अलग आता था, जो तुम्हारे पासबुक में भी है, ठीक है? उस पासबुक के अलावा अब उस पासबुक का सिलेबस तो आएगा नहीं, तो उसके अलावा कौन सा सिलेबस आ रहा है, अब वो ऐसा दिखेगा जिसमें क्या है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है? रीडिंग का है, मैं बताऊंगी ये सब चीज़ें कैसे आएंगी। उसके बाद राइटिंग स्किल्स का है, राइटिंग और ग्रामर स्किल्स एंड लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसमें बस मैं ये बोलूँ हिंदी और इंग्लिश में सबसे अच्छी बात सिर्फ इतनी हुई है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको फुली हटा दिया गया। हिंदी और इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चंस को हटा दिया गया, उनकी जगह किसने ले ली, सप्रसंग व्याख्या, जिसको इंग्लिश में तुम बोलो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? चिंता मत करो, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मैं तुमको बहुत अच्छे से करवा दूंगी, तो वो सब तुमको आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर देखो क्या था कि एनालिटिकल स्किल्स को मजबूत करने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है? हिंदी में इतना ध्यान नहीं दिया गया है। अब इंग्लिश के अंदर जैसे यहाँ सबसे पहला चेंज तो तुमको सबसे पहले दिख गया। देखो मार्क्स वेटेज वही है, मार्क्स कोई खास तुम्हारे चेंज मैं नहीं बोलूँगी कि मार्क्स कोई खास चेंज हुए हैं। वेटेज वही है कि भाई 20 नंबर का रीडिंग मिल रहा था, अभी भी 20 नंबर का मिल रहा है। क्या चीज़ चेंज हुई है कि यहाँ पे पहले जो ये चीज़ें मतलब टोटल मिला करके तुम्हारे 2 पैसेजेस आते हैं स्टार्टिंग में,
वो दोनों पैसेजेस स्टार्टिंग में जो आते हैं वो टोटल कितने मतलब वेटेज के होते हैं कि भाई कुल मिला के 150 के होंगे या फिर 200 के होंगे, 200 लाइन्स या 150 लाइन्स के होंगे, ठीक है, दोनों पैसेजेस। और इसका टोटल कितना होता था, 400 या 450 शब्द टोटल होते थे इन पैसेजेस का। लेकिन अब तुम्हारे पैसेजेस की लेंथ बढ़ा दी गई है, दोनों को मिलाकर के कितने का होगा, 600 से 700 शब्द तुम्हें पैसेजेस में मिलेंगे। अब पैसेजेस कैसे होंगे, अब पैसेजेस में चेंजेस आए। एक होगा तुम्हारा डिस्कर्सिव पैसेज कि भाई किसी चीज़ की जानकारी देने वाला डिस्कशन, ठीक है। दूसरा होगा केस बेस्ड कि भाई कोई केस स्टडी दे दी जाएगी, जैसे कि मैं बोलूँ कि जनसंख्या गणना है, पॉपुलेशन के ऊपर तुमको केस स्टडी दी गई। हो सकता है कि तुमको ऐसे केस स्टडी क्या होती है कि भाई किसी कोई दो फैक्चुअल चीज़ के ऊपर या किसी फैक्चुअल चीज़ के ऊपर बात करना, उसके ऊपर इन डेप्थ जाना कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ वाली चीज़, ठीक है। कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि है ना, जो 2011 में अपनी जनसंख्या मतलब इतनी थी, और मैंने तुमको कहा कि जब 2001 में जनसंख्या की गणना हुई तो उन दोनों को कंपेयर करो, उन दोनों की तुलना करो और अपना एक है ना अध्ययन, अपना एक पर्सपेक्टिव दो मुझको, तो वो केस स्टडी जैसी चीज़ होगी, ठीक है। तो अब केस स्टडी तुम्हारे आएगी, ये नया पार्ट है केस स्टडी। अब डरना मत, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अगर समझ आ गया एक बार तो मज़े आते हैं इसको करने में, ठीक है। तो इसके अंदर भी अब तुमको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देख लो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू एबी है ना, जो क्वेश्चन लिख दिया जाएगा बस अदर के अनुसार तुमको टिक लगाना। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। अब देख लो इधर एक में भी अभी लॉन्ग आंसर नहीं लिखा, इसमें भी वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर, इसमें भी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी स्पेसिफिक समझाया गया। पिछली बार वाले सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, इसमें समझाई गई कि भाई कॉम्प्रिहेंशन बेस होंगे, थोड़े बड़े हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन कि भाई तुमसे तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पूछ ले भाई कि भाई तुमको क्या लगता है कि 2011 की जो जनसंख्या है वो 2011 में जो जनसंख्या थी, क्या अब जब जो जनसंख्या गणना हाल ही में हो रही है 2026-27 के अंदर, क्या इस समय वो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी। अब ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, अब उसका आंसर उसी में होगा, पैसेज में ही होगा। भाई तुम बड़े बच्चे नहीं हो, छोटे ही हो, 10वीं क्लास में हो, इसलिए कोई खास हार्ड नहीं देंगे, मगर ऐसा देंगे कि भाई तुम्हें क्रिटिकली सोचने पे मजबूर करे, तुमको इस चीज़ के लिए मजबूर किया जाएगा कि भाई तुम अपना दृष्टिकोण अगले बंदे के सामने रख पाओ अंग्रेजी में, ठीक है। एनालिसिस, अब ये मैं तुमसे करवाती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करना, एनालिसिस मैं तुमसे करवाती रहती हूँ, जो क्वेश्चन आंसर्स मैं तुमको देती हूँ उसके अंदर ये सब एनालिसिस होते हैं। फिर इन्फेरेंस, इवेल्युएशन एंड वोकैबुलरी, अब ये थोड़ा ग्रामर वाला एरिया आ जाएगा इन सब के बारे में, ठीक है। अब आगे अपन चलें तो आगे है ना जो ग्रामर कैसे, अब ग्रामर के अंदर तुम्हारे क्या चीज़ हटाई और क्या चीज़ जोड़ी है वो देखो। सबसे पहले ग्रामर के अंदर तुम्हारे देखो, सबसे पहली चीज़ तो पूरी की पूरी ग्रामर 8 मार्क्स की हो गई है। पहले कितनी मार्क्स की थी, 10 मार्क्स की। टेंसेस अकेला 4 मार्क्स का था, जिसको अब बढ़ा करके सबको बराबर डिवाइड कर दिया गया, टेंसेस को घटा दिया, अब सबको बराबर डिवाइड कर दिया। इसके अलावा एक आते थे एक्टिव ऐसे वॉइस, तुम्हारे ग्रामर में एक्टिव ऐसे वॉइस आते थे। तो भाई इस चीज़ के लिए तुम्हारी खुशखबरी है कि ये जो एक्टिव ऐसे वॉइस है ना, ये अब नहीं है, ये कोर्स से अब हट गया। तो भाई अपना जो एक्टिव ऐसे वॉइस में अपन लोग दिमाग खावें कि भाई एक्टिव ऐसे वॉइस कैसे करें, क्योंकि भाई टेंसेस आ जाते हैं एक बार के, लेकिन टेंसेस आने के बाद एक्टिव ऐसे वॉइस आने में उससे थोड़ा सा और टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए ये तुम्हारा अब सिलेबस में नहीं है, एक्टिव ऐसे वॉइस सिलेबस में नहीं है। रिपोर्ट स्पीच दे दी, इसमें भी क्या अच्छी बात करें कि रिपोर्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज क्या बोलते हैं, वॉइस पैसेज मतलब डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी तुमको कौन कौन सी स्पीचेस को मेन समझना है, तो उसमें कमांड और रिक्वेस्ट आ जाएगी कि भाई तुम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आ जाएगा, स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाएगा और क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएगा। चिंता मत करो, अपन ये सब आगे पढ़ेंगे। इवन मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस कंपैरेटिवली, अभी तक मैंने तुम्हारे सारा जो सिलेबस का कंपैरिजन किया उसमें इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी लोगों ने डीपली डिफाइन करा है कि क्या चीज़ तुमको देंगे और क्या चीज़ नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें मज़े बहुत आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आसान भी बनाए हैं सिलेबस को, ज़्यादातर तुम्हारे बड़े क्वेश्चन आंसर्स हटा दिए, रटने वाली जितनी भी चीज़ें थी ना कि भाई एक बच्चा अगर क्वेश्चन आंसर्स रट के चला जाएगा तो उसका हो जाएगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वो चीज़ गायब कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अपन आते हैं फिर कि इसके अंदर ये जो ग्रामर है, अरे यार हाँ,
ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, इस ग्रामर वाले पोर्शन को तुम्हारे सिलेबस मतलब तुम्हारे एग्जाम में किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे वो देख लो। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखो। सबसे पहला क्वेश्चन हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो देख लो कैसे आएंगे। सबसे ग्रामर कॉन्टेक्स्ट में एसएस गैप फिलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। फिर एडिटिंग आएगी कि भाई कोई तुमको ना जो एक लाइन या एक पैराग्राफ दे देंगे और उसको तुमको क्या बोलेंगे कि इसके अंदर से भाई इसको ठीक करो, मतलब एक अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध करते हो ना हिंदी में, कुछ ऐसे। उसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस क्या होती है कि जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ होती है कि भाई कोई डायरेक्ट स्पीच है, उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होंगी। मैं तुमको स्कूल में करवाती थी, लेकिन टेंसेस में भी मैंने करवाने की कोशिश की थी जब तुम लोग 9th में थे, मगर उस समय तुमको ये ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, इवन मज़े भी नहीं आते थे। तो इसलिए मैंने उस समय इतना दिमाग नहीं लगाया था। लेकिन अब क्योंकि साफ सिलेबस में लिखा है कि आएगा ऐसे ही, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था तुम्हारे सिलेबस में। पहले सिलेबस थोड़ा आसान था ग्रामर के मामले में, बट अभी तुम्हारा सिलेबस हार्ड हो चुका है थोड़ा सा, और हार्ड भी नहीं बोलो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हार्ड भी नहीं लगेगा। अब जैसे ये राइटिंग स्किल्स को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, इसको भी देखो। अब राइटिंग स्किल्स में चलो मार्क्स तो रिमेन सेम 12 मार्क्स का। इसके अंदर क्या कि फॉर्मल लेटर आएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर तुमको गिवन रहेगा, फॉर्मल बेस्ड लेटर। अब एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर साफ लिखा है फॉर्मल, ये नहीं लिखा है कि इनफॉर्मल भी आएगा। पहले फॉर्मल इनफॉर्मल तुमको दोनों पढ़ने पड़ जाते हैं, अब सिर्फ है फॉर्मल लेटर, ठीक है। साफ लिखा है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशंस, कि कोई सिचुएशन तुमको दे रखी होगी उस पर तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है। तो फॉर्मल लेटर्स तुम्हारे आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर एक एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है मैम? देखो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है कि तुमको ना कोई मैप दे देंगे, कोई चार्ट दे देंगे, कोई ग्राफ दे देंगे या क्यूज दे देंगे, मतलब कुछ भी तुमको ना एक एनालिटिकल दे देंगे। जैसे तुम मैथ्स के अंदर देखते ही हो, मैथ्स में जब तुम लोग है ना जो प्रायिकता पढ़ते हो तब ये सब आते हैं, तो मतलब एक ऐसे तुम्हारे एक ऐसा है ना जो पैराग्राफ ऐसा बेस बन के आता होगा। इस तरीके से जो तुम ग्राफ देखते हो ना, जिसके अंदर इस तरीके के थोड़ा डेटा लिखा होता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, नीचे कुछ होता है, इस तरीके के जो ग्राफ्स होंगे ना, ऐसे ग्राफ्स तुमको दे देंगे, या फिर एक सब पाई चार्ट के बेसिस पे दे देंगे कि भाई इसमें इतना प्रतिशत इतना प्रतिशत इतना प्रतिशत, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे और ये समझा देंगे कि भाई जनसंख्या है किस पे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है कि इसको देखना है, इसको पढ़ना है, एंड देन तुमको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ शब्दों का नहीं है, 100 से 120 शब्द का है। एंड मैं बोलूँ कि अगर ये 3 चीज़ आए तो इसमें तुम्हारे सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसमें मिलेंगे ना वो 5वां ही है, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये ऐड किया गया एनालिटिकल पैराग्राफ। पहले तुमको पैराग्राफ किस पे मिलते थे? पहले पैराग्राफ मिलते थे कि भाई स्कूल में एनुअल फंक्शन है, पैराग्राफ लिखो। पहले पैराग्राफ मिलते थे कि है ना जो तुम लोग जू गए, जू के ऊपर पैराग्राफ लिखो कि जू में तुमने क्या क्या देखा। तो अब वो पैराग्राफ्स हटा दिए एंड डायरेक्ट क्या किया कि भाई एक एनालिटिकल बेस पैराग्राफ दे दिया। अब इसके अंदर इस तरीके के चार्ट्स दिए जाएंगे एंड तुमको है ना जो उस चार्ट को पढ़ना है और उस चार्ट के बेसिस पे लिखना है। एंड मैं यही बोलूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स तुमको मिलेंगे अगर तुमने इस चीज़ को और अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। जिंदा मत करो, प्रैक्टिस तो अपने को करनी, मैं करवाऊंगी पूरे से, मज़े आएंगे तुमको इन चीज़ों में, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ तुम्हारे छठे नंबर पे उसमें आ गई रिपोर्ट, या यार थोड़ा गायब हो गया। रिपोर्ट ऐसे ना क्या बोल रही हूँ, सुनते जाओ। रिपोर्ट आएंगे, ऐसे आएंगे, स्टोरी आएगी और ब्लॉग आएगा, ठीक है। अब ये भी कितने शब्दों के? 100 से 120 शब्द। अब ये तो तुमको आसान है भाई, तुम लोग स्टोरीज रिपोर्ट ब्लॉग थोड़ा नया है तो ब्लॉग मैं तुमको बता दूंगी। ब्लॉग तो अगर तुम लोगों को जैसे थोड़ा इंग्लिश राइटिंग में इंटरेस्ट भी है ना, तो एक बात मान लो कि भाई ये जो ब्लॉग है ना, ये ऐसे रिपोर्ट और स्पीच इनको तो एक बार साइड भी कर। तो ये ब्लॉग में आजकल कमाई है, ठीक है। ऑनेस्ट बोल रही हूँ, आजकल जो ओपन बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम भी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो कमाई ना अगर वो लिख करके कर रहा है तो उसमें एक ब्लॉगिंग भी होती है, ठीक है। तो ये एक अपना करियर है ब्लॉगिंग। तो अपन ब्लॉग्स के बारे में भी स्पेसिफिक एक वीडियो बना लेंगे। बट अभी इसमें क्या है कि छठे में क्या आएगा, रिपोर्ट ऐसे और स्टोरी एंड ब्लॉग है। ज़्यादा नहीं लिखना, 100 से 120 शब्द के अंदर तुमको कुछ आउटलाइंस दी रखी होंगी। अब देखो गिवन आउटलाइन लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है कि तुमको सिर्फ ये दे देंगे कि भाई मैंने तुमको बोला कि जाओ ऐसे लिखो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, ये नहीं देंगे तुमको। ये भी देंगे कि जो बेस्ट फ्रेंड है उसके ऊपर जो ऐसे लिखना है, उसके नीचे ना जो कुछ लाइंस दे देंगे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कैसा है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की क्या खूबियां हैं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की हॉबीज क्या है, और तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ किस तरीके से क्वालिटी टाइम मतलब मजे करते हो, वो सब चीज़ें देंगे।
एंड तुमको उन सबको कंपाइल करके लिखना है, ठीक है। तो अब इतना तो हो गया अपना ग्रामर पोर्शन की, ग्रामर पोर्शन में क्या क्या आएगा। अब आता है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पोर्शन, जो कि ये 40 मार्क्स का। अभी तक जो ये ग्रामर पोर्शन कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का। अब इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो कि फोकट के मार्क्स दे रही है, और कई सारी ऐसी है जिसके अंदर मार्क्स के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगे, ठीक है। अपन उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड देन अब तुम्हारे जैसे इसके अंदर मैं है ना जो बोलूँ रेफरेंस, मतलब डायरेक्ट अब इसमें आ गया रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, मतलब 6 मार्क्स, 4+2 6 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। अब ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पहले अभी अगले 5 साल, पिछले 5 साल जो बोर्ड हुए उसमें तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूछा नहीं, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट काफ़ी समय बाद वापस से 10th क्लास के बोर्ड के अंदर जुड़ा है, तो भाई अपन ना समझ लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट 9th क्लास में भी नहीं था, मैंने करवाया है तुमको, लेकिन तुमको प्रॉब्लम्स आती है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने में, आई नो, ठीक है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की अपन प्रैक्टिस करेंगे, एंड मैं तुमको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू तुम्हारा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अगर ऊपर की चीज़ें, क्योंकि मेन वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होते हैं, वो पैराग्राफ्स अगर गलत हो जाते हैं तो भी तुम्हारे उसमें मार्क्स फुल मिलेंगे। ये कैसे होगा ये भी बताऊंगी, ठीक है। अब ये तुमको लग रहा होगा मैम क्या फैसिनेटिंग बातें कर रहे हो कि यार कैसे हो सकता है कि फुल मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। अरे बाबा फुल नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड ये बात तुम तब समझोगे जैसे कि जब तुम आगे फर्दर क्लासेस में 10th के बाद जब तुम्हें 11th में सब्जेक्ट आप्ट करना होगा, जब तुम इंग्लिश लिटरेचर लोगे तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, और इंग्लिश लिटरेचर में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर की जान है, ठीक है। तो उसके अंदर ही ये सब टिप्स और ट्रिक्स सिखाई जाती है, ठीक है। तो तुमको वो सब मैं बताऊंगी, पर सबसे पहले तो ये देख लो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा, वन प्रोस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। अब प्रोस क्या कि तुमको ना जो फर्स्ट फ्लाइट किताब से कोई भी है ना जो कहानी और कोई भी ऐसे उठा के दे देंगे, ठीक है। फिर क्या कर होगा कि उसके अंदर तुमको है ना जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के तुमको जवाब दें, ठीक है। एंड देन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा कि तुम्हारी जो पोएट्रीज है, जितनी पोयम है तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट किताब के अंदर, वो है ना जो पोएट्री के अंदर कोई भी एक पोएट्री दे दी जाएगी, एंड उसका ना तुमको क्या करना है, कॉम्प्रहेंसिव पोएम्स टू टेस्ट कॉम्प्रहेंशन एंड अप्रिसिएशन। पोयम को पढ़ना है एंड उसका अप्रिसिएशन करना, उसको है ना जो क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है भाई ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। अब ये सब मैं बताऊंगी कि क्रिटिकली अप्रिशिएट भी कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें ही मार्क्स मिलते हैं। अब कैसे आएंगे क्वेश्चन ये भी देख लो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये जो 7वां है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो तुम समझ गए, एमसीक्यू बस वाला, ठीक है। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वन वर्ड वाले, वन वर्ड और वन सेंटेंस के, ध्यान रखना कि वेरी शॉर्ट की बात की मतलब वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चन खत्म। फिर शॉर्ट टाइप आएंगे, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी कैसे, इन्फेरेंस मतलब वही चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी, इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और वोकैबुलरी, ठीक है, ये आएगा। अब ये किससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस किसके साथ आएंगे, 7th वाले के साथ, ठीक है। 8th वाले में तो साफ का है कि कोई प्रेस्क्राइब पोयम दे रखी होगी, उसका तुमको क्या करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट निकालना, ठीक है। अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस इसके अलावा, ये तो 6 वाला मतलब ये तो 6 मार्क्स का हो गया, इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 34 मार्क्स का होगा ये चीज़। अरे यार मैंने भी गड़बड़ी कर दी, हाँ चलो। अब 34 मार्क्स की होगी ये चीज़, ठीक है। तो अब अपने को देखना है कि किस तरीके से इसके अंदर पूछा जाएगा। तो शॉर्ट आंसर आएंगे, सीधी बात है, डायरेक्ट है कि 9वीं के अंदर तो शॉर्ट आंसर आएंगे। 10वीं के अंदर लॉन्ग आंसर आएंगे। कैसे आएगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू एसेस क्रिएटिव एंड एक्स्ट्रा पॉलिशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। दिस कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब लॉन्ग आंसर में तुमसे डायरेक्ट अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि मैं तुमको जैसे अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी, हाँ वो फ्रीडम स्ट्रगल वाला, नेल्सन मंडेला में मैंने क्या कहा था कि नेल्सन मंडेला में मैंने क्या कहा था कि है ना जो मतलब क्या होगा कि नेल्सन मंडेला के अंदर जो फ्रीडम है इनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, कि उसके ट्विन एप्लीकेशंस इनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस बनेंगे।
बट अब क्या बोला है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं पूछेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में अब हम कैसे बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम तुमको पैसेज दे देंगे, उस पैसेज के अंदर हम तुमको क्वेश्चंस पूछेंगे, उस पैसेज के थ्रू क्वेश्चंस पुट करेंगे। छोटा सा पैसेज आएगा, मतलब ऐसे भी नहीं कोई बड़ा सा का पैसेज आ जाए, छोटा सा 50 लाइन का पैसेज आएगा, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनके तुमको जवाब देना। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं यार, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, तुमको जवाब देना उसके। ठीक ऐसे ही जब फुटप्रिंट्स विदाउट ट्वीट की जब तुम्हारी दूसरी बुक उसकी बात करें जो कि 12 मार्क्स की, उसके अंदर भी क्या होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और वो भी कैसे आएंगे कि बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इंटरफेरेंस इन्फेरेंस ऑफ कैरेक्टर स्केच। अब देखो इसमें सब दे रखा है कि कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, स्पेशली स्टोरीज में कैरेक्टर स्केच पूछना ये सब बहुत स्पेशल होता है, स्टोरीज के अंदर मोस्टली पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच। अब ये सब क्या अपने को अब ये पता चल गया कि जो फर्स्ट फ्लाइट है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, और जो फुटप्रिंट्स विदाउट ट्वीट है इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट ट्वीट के लॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार का अपने को पढ़ना पड़ेगा, उसके थीम को, प्लॉट को, ये सब मैं तुमको स्पेशली अलग अलग वीडियोस में समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टोरी मैंने समझा दी, बात वहीं खत्म हो गई। स्टोरी के अलावा उस स्टोरी के अंदर थीम्स क्या थी, प्लॉट क्या थे, और तुमको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी दूंगी करने को, चिंता मत करो, ठीक है। अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे तुम्हें इंग्लिश का सिलेबस समझ आ गया हो, ठीक है। यही सबसे बड़ा चेंज हुआ है इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस के बाद अब अगर तुम आगे का सिलेबस देखो, अब चलो किताबें तुम्हारे पास निकली भी होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि भाई सिलेबस ओवरव्यू दे रही हूँ तो तुमको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी किताब कितने मार्क्स की है। ये फुटप्रिंट्स विदाउट ट्वीट 12 मार्क्स की है, फर्स्ट फ्लाइट 34 मार्क्स की है। उसके बाद तुम्हारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इन सब के ऊपर कितने मार्क्स जा रहे हैं, कुल मिला करके 6 मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में कैसे राइटिंग स्किल्स और ये सब कितने मार्क्स की, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें तुमको ना समझ आ गई, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें किताब में लिख लोगे कैसे आएगा ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें स्कूल में नहीं बताते, एनालिसिस भी नहीं करते सिलेबस का स्कूल के अंदर, तो इसलिए मैंने इधर एनालिसिस का सोचा, क्योंकि अगर ऐसे ही तुमको भेज दूंगी तो मुझे पता है कि तुमको नहीं इतना समझ आएगा, ठीक है। मोस्टली एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। मेरे को भी मेरे सर ने किया था, मेरे को स्कूल से कभी एनालिसिस नहीं मिला था। मैंने तुमको बताया था कि मेरी मतलब इंग्लिश तो नहीं बोलूँगी मैं, वो तो मुझे सब पढ़ाते थे। मुझे यूट्यूब में एक सर मिले थे, ठीक है, एमवीसी सर है नाम उनका। तुम यूट्यूब के अंदर उनके चैनल को वो टाइप करोगे ना, यूट्यूब में उनके चैनल को सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा। फिलहाल अब वो 10th क्लास नहीं पढ़ाते, ठीक है। अब वो 10th क्लास नहीं पढ़ाते। जब मैं 10th में थी, आज से 5 साल 5 साल नहीं, अब तो 6 साल हो गए, आज से 6 साल पहले तब हमें पढ़ाते थे, ठीक है। अब देखो ये तो अपना इंग्लिश का हो गया। आओ, 1 मिनट यार, कितना रुक रुक के चल रहा है। इंग्लिश के बाद इंग्लिश के बाद अब आता है साइंस का सिलेबस। अब साइंस के सिलेबस को देख लो कि साइंस के अंदर कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का, बुक के पास लिख लो, ठीक है। क्योंकि अब इस चैप्टर को तो तुमको ही पता है कि तुमको कैसे करना है, ठीक है। मैं बस तुमको मार्क्स बता रही हूँ और ये स्कीम, ये चीज़ बता रही हूँ कि भाई ये चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चंस इनके अंदर से गायब कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में से गायब, इसमें से नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है ये रिमेन सेम है कि 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। मतलब इसमें बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। सिमिलरली ये वाला अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और सात, ये 7 नंबर का है। इसमें भी छोटे और बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुमको अगर बोलूँ कि जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे को ना क्या लगा था ना कि ये जो अम्ल, क्षारक और लवण है, एसिड, बेस और साल्ट, ये वाला चैप्टर ना जो भाई बोर्ड एग्जाम में साइंस टीचर का ना एक फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना। देन तुम्हारा आता है दूसरा चैप्टर धातु व अधातु का, मेटल एंड नॉन मेटल, ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें से मतलब ये बोलो कि बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मतलब इसमें कैसे बनेंगे कि भाई अति लघुतरात्मक बन सकते हैं, लघुतरात्मक बन सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो बोलो ना बड़े मार्क्स के जो बनते हैं वो तो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हो कि मैम ये आप कैसे अंदाज़ा लगा रहे हो, तो देखो भाई ये अंदाज़ा कैसे लगता है कि भाई जो अपन चैप्टर पढ़ते हैं ना, कि भाई मैंने भी 10th करी,
ठीक है, मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैंने 10th की पढ़ाई नहीं करी है। तो 10th की पढ़ाई में मेरे सर इन्हीं पैटर्न्स के थ्रू और पुराने साल के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके है ना, जो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते थे कि किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, तो वही मैंने भी वही किया है, मैंने भी वही एनालाइज करा, सब कर करके यही चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है कि कैसे क्वेश्चंस की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम पेपर एनालिसिस खुद करने लगोगे तो तुम लोग भी सीख जाओगे। ठीक है, अभी तुम ये बोलो कि मैम हम भी 10th क्लास में हम भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं तो हमको आ जाएगा क्या? तो देखो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर आएगा तुम्हारे कार्बन कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये 7 मार्क्स का है, बड़े छोटे सारे बनेंगे। अब आ गया ये जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, 8 मार्क्स का है। मतलब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का है, इसमें से छोटे क्वेश्चंस की भी संभावना है, लेकिन इसमें छोटे क्वेश्चंस की संभावना कम है। लॉन्ग क्वेश्चन एक पक्का है क्योंकि 8 मार्क्स का। ठीक है, फिर आ गया फिर कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, 6 मार्क्स का। अब तुमको भी पता है कि भाई दिख रहे हैं कि 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का कैसे बनेंगे। आनुवांशिकी हेरेडिटरी आ गया 4 मार्क्स का, मतलब इसमें से छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे, लॉन्ग नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रेक्शन। अब इसमें से भी 8 नंबर का है, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंड सीरियसली इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है भाई, मैं भी थी, मैंने भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग, ये 4 मार्क्स का है, मतलब छोटा क्वेश्चन बनेगा, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, फिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन दोनों बनने की संभावना है। फिर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल करंट, 6 मार्क्स का, छोटा बड़ा दोनों। अब ये भी तुम समझ गए, हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट, 5 मार्क्स का, मतलब इसमें से छोटा क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, ओजोन लेयर इसमें से ज़्यादा बड़े बनते भी नहीं। ठीक है, अब आगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर अगर तुम क्वेश्चंस की लिमिटेशंस देखो तो देखो, यहाँ पे है ना, हिस्ट्री के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स को बराबर 4-4 भागों में बांटा गया, मतलब 4-4 नंबर्स का हर एक चैप्टर को दिया गया है। ये मैं बोलूँ कि साइंस और एसएसटी का पेपर तो रिमेन सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। चेंज कहाँ हुए हैं वो मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, इसमें यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय 4 मार्क्स का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय 4 मार्क्स का। अब देखो, इसमें तो बड़े क्वेश्चन ही बनते हैं, हिस्ट्री में से तो मोस्टली बड़े बनते हैं। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना 4 मार्क्स, और औद्योगिक युग 4 मार्क्स। अगर एसएसटी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भाई लिख करके भेज देना, मैं स्पेसिफिक उस एसएसटी के चैप्टर के वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे को अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, एसएसटी में तो हो जाएगा। साइंस और मैथ्स का मेरे से एकदम एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि साइंस और मैथ्स की मैं नहीं हूँ, बट एसएसटी में बता सकती हूँ। ठीक है, फिर रोजाना की जिंदगी और राजनीति, अब ये राजनीति विज्ञान भी हो गया। इसके अंदर ये मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये 4 मार्क्स। ठीक है, फिर आ गया इंडियन का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, भारत का समकालीन विश्व, भूगोल। ठीक है, अब इसके अंदर भूगोल के अंदर ध्यान रखना है कि भूगोल को अच्छे से करके जाना है, इसमें से ही सबसे ज़्यादा छोटे क्वेश्चन आते हैं। हर एक स्पेसिफिक बुक को 20-20 मार्क्स में इसमें ना जो बांटा गया है, लेकिन भूगोल के अंदर को इसी हिसाब से करना, भूगोल के चैप्टर्स को, तो कि भाई भूगोल में से तो छोटे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो भूगोल के छोटे क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, जैसे संसाधन और विकास है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन है आएगा। वन एवं वन्य जीव संसाधन है, अब इसमें से 2 नंबर का, मतलब वन्य जीव वाले में तो तुम लोग ये मानो कि भाई अति लघुतरात्मक ही आएंगे, लघुतरात्मक तो ये जाएगा भी नहीं। जैसे संसाधन और विकास तो लघुतरात्मक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जल संसाधन, ये 3 नंबर का हो गया। और फिर कृषि 3 नंबर। अब जैसे ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये लग रहा है बड़ा है भाई, इसमें वैसे भी इसमें बड़ा ही बनता है, ये तो बड़े क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद विनिर्माण उद्योग 2 नंबर का, छोटा ही बनेगा, विनिर्माण से तो छोटे ही बनते हैं, अपन ने भी पढ़ी है और अपने को भी छोटे ही पढ़े थे, मैंने भी ज़्यादा बड़े नहीं थे इनमें से। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको कहते हैं। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 3 मार्क्स का। ठीक है, अब उसके बाद आ गया पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में सत्ता और साझेदारी, 4 मार्क्स की। फिर फेडरलाइजेशन, संघवाद, 4 मार्क्स का। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, 4 मार्क्स। ठीक है,
फिर राजनीतिक दल, अब ये बड़ा आ गया, राजनीतिक दल 5 मार्क्स का, मतलब इसमें सब मानते हैं कि बड़ा क्वेश्चन बने, ठीक है। अंदाजन लेके चलना। लोकतंत्र का परिणाम 3 मार्क्स। अब मतलब सबसे में अभी तक का सबसे कम मार्क्स का ये चैप्टर है। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि भाई इस चैप्टर में से कम छोटा क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें भी ये इतनी सारी जो चीज़ें दिख रही है ना, लोकतंत्र का परिणाम, परिणामों का मूल्यांकन, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन, ये जो चीज़ें ना इनमें भी बस 2-3 पढ़ने की होती है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसलिए हमेशा बोर्ड एग्जाम में ना एक फॉर्मूला लेकर के चलना, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। मेरे जो सर है ना, वो हमेशा इसी फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अगर तुमको ये पता लग गया ना, तो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम बहुत आसान है। बिना कोचिंग के अगर पढ़ रहे हो तो इसी फॉर्मूला को लेकर के चलो। एंड मैं भी जब तुमको इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इसी फिलोसॉफी को लेकर के चलती हूँ कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे, आगे इकोनॉमिक्स। अब छोटे क्वेश्चन जिसमें से बनेंगे वो इकोनॉमिक्स भी एक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो तुम बोलो ना सच्ची इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी तुम कब देखोगे, अर्थशास्त्र, वो जब तुम लोग पाओगे ना 11वीं 12वीं में। और अगर तुमने अर्थशास्त्र लिया तब तुमको पता चलेगा कि असली अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र जो तुम अभी पढ़ोगे ये तो बहुत मतलब बोलते ना कि भाई इसका एक बूंद मात्र है, 0.1% है इको का। असली इको तो तुमको कब पता चलेगी, असली इको तो भाई 11th और 12th में ही पता चलेगी। तो इसलिए चलो अब इकोनॉमिक्स को देखो तो विकास है भाई, 3 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब छोटा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें देखो नीचे डायरेक्ट लिख गया वो 5 मार्क्स, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्र। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन बनेगा। फिर ये मुद्रा और साख, बड़ा क्वेश्चन, मतलब बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का है। उपभोक्ता अधिकारी 2 नंबर, मतलब ये इसमें तो सबसे छोटा क्वेश्चन बनेगा, ये पता चल। अब इस चीज़ को उम्मीद करती हूँ तुमने अपनी बुक्स के अंदर चैप्टर्स का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स पेज के साइड में लिख लिया होगा। कि जब मैं भी पढ़ती थी ना तो मैं इंडेक्स पेज के जो राइट हैंड साइड है उस पर सब चैप्टर्स के ना नंबर लिख लेती थी, ताकि मुझे पता रहता था कि हर एक स्पेसिफिक चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि नंबर्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना कि नंबर्स लिखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स। अब मैथ्स में थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, ठीक है। मैथ्स के अंदर जैसे ये वास्तविक संख्या 4 नंबर की, अलजेब्रा बीजगणित 4 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद आ गया तुम्हारे बीजगणित के बाद आ गया पेयर्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणित, ये है 5 नंबर, ठीक है। पॉलिनॉमियल, बहुपद, मतलब ये 5 नंबर का आ रहा है, ये दोनों मिला करके या एक मिला करके, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, बीजगणित के हैं। देखो बहुपद, मैं गलत बोली, बीजगणित के अंदर जो बहुपद है वो 4 नंबर का है। उसके बाद रैखिक समीकरण वाला जो एयर लीनियर इक्वेशन है ये 5 नंबर का है, मतलब ये वाला जो एक है ना, ये 5 नंबर वाला, ये पहले 5 नंबर का नहीं था, पुराने सिलेबस में ये 4 नंबर का था, इसको 1 नंबर बढ़ा दिया गया और इसको 5 नंबर का कर दिया रैखिक समीकरण वाले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है 4 नंबर वाला द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक स्पेलिंग भी गलत लिखी है इन लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, ये 5 नंबर का, ठीक है। अब इसमें आ गया फिर ज्यामिति, जिसमें त्रिभुज है 4 नंबर, वृत्त है 6 नंबर। अब ये थोड़े नंबर्स चेंज हुए हैं कि ये 6, 7, 8, ये पहले इतने के नहीं थे, पहले इससे कम के थे, अब इनको ज़्यादा कर दिया गया। वृत्त 6 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर की। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, अभी आज से जब मैथ पढ़ती थी ना तो मेरे पढ़ने के एकदम अगले साल जस्ट नेक्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री को ना सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। मतलब मैं 2020 की स्टूडेंट हूँ, हमारा 2020 का बैच था, जब 2021 में नया बैच आया ना 10th क्लास का, तब त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा दिया गया था। तो मेरी बहन उसमें पढ़ती थी, तो तुम्हें पता है उसने ये नहीं पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, मेरी बहन ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये अलजेब्रा जैसे ही लगता है वाकई में। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हें दिख रहा है 8 मार्क्स का, जिसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमितीय अनुपात ये आएगी 5 मार्क्स की। फिर आ गया क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में एरिया एंड रिलेशन ऑफ सर्कल्स, ये 5 मार्क्स का। वृत्तों के संबंध में क्षेत्रफल 5 मार्क्स का ये। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 मार्क्स।
फिर सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये 13 मार्क्स के। इसमें क्या आ रहा है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी 13 मार्क्स की। अब ये सांख्यिकी क्या है, जब मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि असली इकोनॉमिक्स तुमने नहीं देखी, तो असली इकोनॉमिक्स की जो जान है ना वो ये सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ठीक है। अब ये बातें थोड़ी अलग है मगर इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। इसलिए अब जैसे इसमें आ गई प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया तुम्हारे प्रायिकता के बाद ये संस्कृत। अब ये देखो, ये संस्कृत का सिलेबस है, संस्कृत का सिलेबस भी ऐसे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये 8 मार्क्स का एक पदेन उत्तरम। अब संस्कृत का तो मैं तुमको बस ये बता सकती हूँ कि भाई ये कितने मार्क्स के आ रहे हैं। अपठित बोधन 8 मार्क्स का, रचनात्मक कार्य 16 मार्क्स का, अनुप्रयुक्त व्याकरणम 24 मार्क्स की। अब देखो, इसमें मैं तुमको ये बोलूँगी कि संस्कृत का तो एक बार संस्कृत के टीचर से पूछो, क्योंकि संस्कृत मैं एकदम नहीं बता सकती हूँ, इसलिए अपन ना अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते। तुम बस एक बार मार्क्स देख लो कि संस्कृत कितने कितने मार्क्स की आ रही है, ठीक है। फिर मैं वीडियो एंड करती हूँ, एंड उसके बाद भी अगर तुमको कोई क्वेश्चन हुआ देन मैं अपन ओपन है, कमेंट पे पूछो या फिर मुझसे पर्सनली पूछो, ठीक है। तो क्वेश्चंस के मैं तुमको वहाँ पे जवाब दे दूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये देख लिया होगा तुमने कि पठित बोधन 32 मार्क्स का, ये सब देख लिया होगा। अब ये उर्दू आ गया, चलो उर्दू तो तुम्हारे है नहीं। एंड यहीं के साथ अपन वीडियो को अब एंड करते हैं। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो इसमें अपन इंग्लिश को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीधा मैं तुम्हारे इंग्लिश के अंदर नेक्स्ट वीडियो में तुमको क्या देने वाली हूँ, पोएट्री के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मैं तुमको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, इसलिए उस वीडियो को मत मिस करना, ओके। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।